नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया, देयरफॉर वी हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नोन एज लंग्स विच विल बिहेव एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो हमारे पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए। नाउ दीज लंग्स हैव द स्पेशल एबिलिटी टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो कैसा होता है, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें इसकी लोकेशन या पोजीशन के बारे में कि ह्यूमन बींग्स में इसकी पोजीशन किधर है, तो इसका आंसर है कि इट लाइज इन आवर चेस्ट कैविटी और थोरेसिस कैविटी। जब मैंने आपको न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में कई सारी कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं एंड उसमें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स फिक्स या कहिए फिट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी जो माउथ है, ठीक है, हमारे माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है ना। तो ये कहाँ पर फिलअप किया गया है, जिस कैविटी में ये प्रेजेंट है उस कैविटी को हमने नाम दिया था बकल कैविटी। सिमिलरली जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है चेस्ट वाला पोर्शन, यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके वो जिस कैविटी में लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी या थोरेसिस कैविटी। ज़्यादा बेहतर नाम है थोरेसिस कैविटी। तो देखो ये जो थोरेसिस कैविटी होती है उसमें ही आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लंग्स जो हैं वो आपके प्रोटेक्टेड होते हैं बोन्स से। ठीक है, बोन्स जो होते हैं आपके चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिब्स। ठीक है, तो रिब्स बोन प्रेजेंट होती हैं। देखो इस तरीके से आपकी रिब्स प्रेजेंट होती हैं, उसी में हमारा जो लंग होता है वो दबा हुआ होता है या कहिए प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, क्योंकि सोचो अगर बोन्स नहीं होंगे, ठीक है, तो जो अगर आपकी कहीं लड़ाई होती है, ठीक है, तो सीधी जो चोट लगेगी वो सीधा आपके लंग्स पर लगेगी। अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो सीधा लंग्स पर जाएगा एंड लंग्स आपका मेन साइट है रेस्पिरेशन का। ठीक है, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लंग्स में अगर आपकी किसी भी तरह की इंजरी हो जाएगी तो वो सीधा रेस्पिरेशन पर रिफ्लेक्ट करेगा एंड आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी को ऑब्टेन नहीं कर सकती। तो यानी कि पूरा लाइफ प्रोसेस जो होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका इतना एसेंशियल ऑर्गन है आपकी बॉडी में लंग्स, इसको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। सो देयरफॉर वी हैव रिब्स बोन्स, जिसको हम बोलते हैं रिब केज की तरह है, क्योंकि वो एक आपका केज बना के रखा हुआ है। जैसे कि हम जू में देखते हैं ना, जो जानवर होते हैं उनको केज में रखते हैं ना, सिमिलरली जो लंग्स है वो एक केज में है जिसको हम बोलते हैं रिब केज। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, हमारा हार्ट भी इसी रिब केज के अंदर लाई करता है समवॉट हियर। ठीक है, तो जो हार्ट है, लंग्स हैं, रिब केज है, ये जिस भी कैविटी में फिलअप है उस कैविटी का नाम दिया गया है थोरेसिस कैविटी। ठीक है, जब आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ोगे तब आपको हार्ट का भी इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, पर फिलहाल हम लंग्स पर बात करते हैं। तो देखिए लंग्स जो होते हैं दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है क्योंकि यहीं पर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। जो भी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होती है सबसे पहले इधर आती है एंड जो भी आपके बॉडी के सेल्स जो भी CO2 जनरेट करते हैं वो सारा का सारा इस लंग्स में पहुंचता है। ठीक है, अब ये लंग्स क्या करती है, उसके बाद ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भेजती है एंड वो जो CO2 है उसको फिर नोज के थ्रू बाहर रिलीज कर देती है। ठीक, अच्छा ये जो लंग्स है वो तो आपका मात्र रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी कि यहाँ पर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, पर उससे भी पहले हमको एक सिस्टम चाहिए जो कि इस लंग्स को CO2 ला कर दे, ऑक्सीजन ला कर दे एंड CO2 इससे बाहर निकाले। तो इसीलिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम दैट विल ब्रिंग अप द ऑक्सीजन एंड टेक अप द CO2। ठीक है, तो उसके लिए वी नीड सम एडिशनल स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी दैट कैन ब्रिंग अप द ऑक्सीजन एंड टेक अप द CO2 फ्रॉम दीज रेस्पिरेटरी organ, that is lungs. So these additional structures along with this lungs will make up the whole respiratory system. ठीक है, तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन को कराने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ है जिसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि नोज, फेरेंक्स, ट्रैकिया, लंग्स
एंड दे टुगेदर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि वो रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम उसी को पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स अलॉन्ग विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज लंग्स दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, आपका सबसे पहला पार्ट जो कि ऑक्सीजन को एंटर कराएगा एंड CO2 को एग्जिट कराएगा, वहां पर हम डिस्कशन करते हैं। तो वो पार्ट आपके बॉडी का है नोज। नोज इज दैट पोर्शन विच गवर्न्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, आप जब इनहेल करते हो तो नोज के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करती है आपके बॉडी में, एंड जब एक्सहेल करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड नोज के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, नॉट ओनली CO2 बट सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी आपके ब्रीथ में होता है। तभी जब आप कभी अपनी ब्रीथ को फील करिए, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो वार्मथ आपको मिलती है वो दैट मॉइस्चर का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं नोज पर। तो देखो नोज जो होता है ये आपका इस तरह से होता है। ठीक है, दो आपके नोज में दो होल होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, दो नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड फिर वो आपका एंटर कराता है एक पैसेज में। ठीक है, एंड जिस पैसेज में आपका ये एंटर होता है उसको बोलते हैं नेजल पैसेज। तो ऑक्सीजन सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स में एंटर करते हैं, नॉस्ट्रिल से फिर वो चली जाती है नेजल पैसेज में। ठीक है, एंड ये जो नेजल पैसेज होता है इसमें आपके फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड सम अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस नेजल पैसेज में म्यूकस प्रेजेंट होता है एंड स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन ये होता है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो आपकी एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, उसके साथ साथ कई सारे बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, कई सारे वायरस प्रेजेंट होते हैं, कई सारे स्मॉल आपके फंजाई के स्पोर्स होते हैं। ठीक है, देन डस्ट पार्टिकल होता है। तो ये सब आपके लंग्स में एयर के थ्रू चले जा सकते हैं। ऐसा ना हो इसीलिए हमारे जो नेजल पैसेज है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है एंड साथ में आपके फाइन हेयर्स, ताकि एयर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी इधर जाकर कैप्चर हो जाए। म्यूकस जो होता है क्योंकि वो स्लाइमी सा होता है तो उसमें वो क्या हो जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं, एंड सिर्फ ऑक्सीजन जो होता है वो आपका अंदर जाता है, यानी कि फिल्टर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो नेजल पैसेज में म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट होते हैं, दे एक्ट एज अ फिल्टर, जिसके थ्रू सिर्फ प्योर एयर यानी कि प्योर ऑक्सीजन ही एंटर करती है एंड ज़्यादातर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो आपके इसी पैसेज में क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, ये आपका रोल है नेजल पैसेज का। अब नाउ नेजल पैसेज से फिर एयर जो होती है वो आपकी फेरिंग्स रीजन में एंटर करती है। ये चीज़ मैंने आपको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो फेरिंग्स होता है वो आपका कॉमन पैसेज होता है विंड एज वेल एज फूड के लिए, यानी कि एयर एंड फूड दोनों ही इस कॉमन पैसेज से एंटर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो फेरिंग्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है ओरोफेरिंग्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है नैरोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स। ठीक, नाउ ये जो नेजोफेरिंग्स होता है इससे एयर एंटर करती है एंड ओरोफेरिंग्स से फूड एंटर करता है। ठीक है, फूड कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस में, एंड नेजोफेरिंग्स से एयर जो होती है वो ट्रैकिया में चली जाती है। ठीक, तो देखो ये जो आपका फेरिंग्स है ये नेक का रीजन होता है। ठीक है, ये नेक जो है यहीं पर आपके फेरिंग्स है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो होता है वो नेजोफेरिंग्स कहलाता है जो कि नेजल फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है, एंड दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स जो कि ईसोफेगस को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद ध्यान दीजिएगा। नेजल पैसेज से फिर एयर जो होती है वो नेजोफेरिंग्स, देखो नेजल पैसेज नेजोफेरिंग्स, तो नेजोफेरिंग्स में एंटर करती है एंड नेजोफेरिंग्स में आपका जो एयर होती है उसके बाद फिर वो वहाँ से एंटर करती है ट्रैकिया या विंड पाइप में। ठीक है, तो ट्रैकिया या विंड पाइप जो होती है ये आपकी विंड यानी कि ऑक्सीजन को लेकर जाती है फिर लंग्स के अंदर। ठीक, तो लंग्स में जो भी एयर पहुँचती है वो वाया विंड पाइप से जाती है, दैट इज ट्रैकिया।
अच्छा, एक और चीज़ जो फेरिंग्स की खास बात है कि ये जो आपका नेजोफेरिंग्स होता है वो एक फ्लैप से कवर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये जो ओपनिंग होती है ना नेजोफेरिंग्स की उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। अब इसी ग्लॉटिस को कवर किया होता है एक फ्लैप जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब आप खाना खाते हो तो वो फूड गलती से आपकी विंड पाइप में ना चली जाए, इसीलिए फूड खाते समय ये जो आपका एपिग्लॉटिस होता है वो आपकी इस नेजोफेरिंग्स की कवरिंग को बंद रखता है। ठीक है, ताकि जो फूड पार्टिकल है वो आपकी विंड पाइप में एंटर ना कर सके। तभी आपको बोला जाता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो बोला ना करें, क्योंकि जब बोलोगे तो सांस भी अंदर जा रही है एंड खाना भी अंदर जा रहा है, तो ऑक्सीजन को एंटर कराने के लिए वो जो एपिग्लॉटिस का कवर हो जाएगा वो खुल जाएगा। एंड क्योंकि आप फूड भी खा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है वो फूड उसमें जा सकता है एंड तुरंत आपको इंस्टेंटली खांसी होती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी खाना खाएं तो आप चुप होकर खाया करिए बिना बोले। ठीक है, क्योंकि ये जो एपिग्लॉटिस का कवर है वो आपका खुल जाता है जब आप बोलने लगोगे, क्योंकि दोनों वर्क एक साथ हो रहे हैं, खा भी रहे हो एंड सांस भी लेना होगा। ठीक है, तो ये है आपका नेजोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स से फिर आपका एयर जो होती है वो कहाँ जाती है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो पाइप लगी है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन आता है एंड CO2 जाता है। ठीक है, प्रेशर का खेल है, जब इस पूरे लंग्स में प्रेशर पड़ता है तो फिर उससे ऑक्सीजन जो होता है वो आपका अंदर आ जाता है एंड जब प्रेशर रिलीज होता है तो इसका CO2 बाहर जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ये जो पाइप है वो आपकी कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, कभी वो पतली होगी कभी वो मोटी होगी, तो ऐसा ना हो, एक फिक्स्ड कांस्टेंट उसका स्ट्रक्चर बना रहे, इसीलिए इस ट्रैकिया पे आपके रिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, देखो ये आपको जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग, ताकि जो पाइप है यानी कि विंड पाइप है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, वो ना कोलैप्स ना हो जाए जब उसके अंदर कोई एयर ना हो। ठीक है, तो अगर एयर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना, तो इस ऐसा ना हो इसीलिए इस पे क्या लगी होती हैं, आपकी कार्टिलेजिनस रिंग लगी हुई होती है, सो दैट कोलैप्स ना हो सके विंड पाइप या ट्रैकिया। अच्छा, अब ये जो ट्रैकिया होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, तो ब्रोंकाई आपके दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, एंड देन ये जो ब्रोंकाई होते हैं फिर फर्दर सब ब्रांचेस में आपके डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ये देखो ये आपका मेन है ट्रैकिया, डिवाइड हुआ दो पार्ट में, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, एंड ये जो राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई ये फर्दर अपने सब पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे पेड़ों की ब्रांचेस होती है ना, सिमिलरली ब्रोंकाई की भी ब्रांचेस होती हैं एंड इसकी ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, एंड ये जो ब्रोंक्यूल्स के टिप्स होता है, जिस तरह से पेड़ों के ब्रांचेस के टिप्स पे क्या होता है, लीव्स प्रेजेंट होती है ना, सिमिलरली इस ब्रोंक्यूल्स के टिप्स पे आपके एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि बलून जैसे स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे से। देखो देखो डायग्राम में भी आपको छोटे छोटे से बैलून्स दिख रहे होंगे, तो इसी को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये आपका कुछ कुछ पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखो ये मेन आपका ब्रांच आ रही है, फिर सब ब्रांच, फिर उसके भी फर्दर ब्रांचेस, है ना। तो ट्रैकिया जो होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई फिर फर्दर ब्रांच होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, एंड ये ब्रोंक्यूल्स की टिप पे आपके छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। नाउ these alveoli are the site of gaseous exchange. Now this is very 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 important. lungs आपका वो रीजन है जहाँ पर आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, लेकिन अगर कोई पूछे लंग्स में भी किधर, तो उसका आंसर है एल्वियोलाई। ठीक है, देखो ये डायग्राम, ये देखो ये ब्रोंक्यूल को इन्होंने इस तरह से जूम करके दिखाया आपको, इसमें एक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे होंगे, इसी को क्या बोला जा रहा है, एल्वियोलाई बोला जा रहा है। एंड दीज आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यानी कि जितना भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो इस रीजन में पहुंचता है, एंड जितना भी हमारी बॉडी में CO2 प्रोड्यूस होता है वो भी इधर ही पहुंचता है। ठीक है, तो यही वो एरिया है जहाँ से O2 जो है वो पूरी बॉडी को जाएगा
एंड CO2 जो है वापस से लंग्स के थ्रू फिर वापस से नेजल पैसेज से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट साइट होता है जहाँ पर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो नाउ जो हमने अभी डायग्राम देखा था उसको ही एक थ्योरी फॉर्म में फिर से समराइज किया है सो दैट जितने भी डाउट्स उस टाइम पे हो फिर से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है एंट्री एंड एग्जिट कराने के लिए O2 एंड CO2, जो कि क्या था आपका नोज। तो नोज आपका सबसे पहला पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसके थ्रू आपका ऑक्सीजन एंटर करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करता है, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम कम्युनिकेट यानी कि जो हमारा आउटसाइड एटमॉस्फेयर है उससे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो लंग्स का नहीं हो रहा है, उससे कम्युनिकेट कौन कर रहा है, हमारी नोज करती है कम्युनिकेट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड एटमॉस्फेयर थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। तो हमारी जो नोज होती है उसमें दो होल प्रेजेंट हैं, इसी होल को हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स एंड इसके थ्रू ही हमारा ऑक्सीजन एंटर करता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एग्जिट करता है, ठीक है। देन ये जो आपके नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये आपकी एयर को ले जाते हैं एक कैविटी में, ठीक है। एंड इस कैविटी को या पैसेज को ही बोला जाता है नेजल पैसेज, या आप इसको कैविटी भी बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो सबसे पहले नॉस्ट्रिल में एंटर करती है एंड देन वहाँ से फिर वो इस कैविटी में चली जाती है। एंड मैंने आपको बताया था ये जो नेजल कैविटी होती है इसमें आपके फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, सो दैट जो भी इम्प्योरिटीज़ एयर के साथ आ गई हैं वो इसमें ट्रैप हो जाएं एंड फिर आगे फेरिंग्स में सिर्फ क्लीन एयर ही आपकी जाए, ठीक है। तो देखो कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड एटमॉस्फेयर थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स विच ड्रॉ एयर इनटू नेजल कैविटी। तो मैंने आपको बताया ही था कि कैविटी में ले जाता है। फिर क्या होता है, नेजल कैविटी का काम क्या होता है, इसको फेरिंग्स में पहुंचाना, ठीक है। तो नेजल कैविटी ओपन इनटू द इंटरनल नॉस्ट्रिल्स थ्रू विच एयर एंटर्स इनटू द फेरिंग्स। तो अब ये जो कैविटी है वो फेरिंग्स में ओपन होती है, ठीक है। क्या है ये, फेरिंग्स, ठीक। अब फेरिंग्स जो होता है वो आपका एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। एंड ग्लॉटिस से फिर वो एयर जो होती है वो फाइनली आपके ट्रैकिया में चली जाती है, ठीक है। ये क्या है आपका ट्रैकिया, ठीक है। डायग्राम में आपने देखा ही था वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ग्लॉटिस होता है इसके थ्रू ही फेरिंग्स से एयर जो होती है वो इसमें एंटर करती है। नाउ क्या होता है, ये जो फेरिंग्स है वो आपका कॉमन पैसेज है फूड एज वेल एज विंड के लिए। तो क्या होता है कभी कभी खाना जो है वो ओरोफेरिंग्स में जाने के बजाय इस फेरिंग्स में यानी कि नेजोफेरिंग्स में एंटर कर जाता है। तो नेजोफेरिंग्स में अगर वो एंटर करेगा यानी कि जो फूड है वो आपका विंड पाइप में चला जा सकता है। एंड अगर फूड आपका विंड पाइप में चला गया देन आप चोक कर सकते हो डेथ तक, क्योंकि फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो उससे चोक कर सकता है आपका गला एंड इंस्टेंट उस टाइम पे डेथ हो सकती है अगर वो आपके विंड पाइप से बाहर नहीं निकलेगा तो, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के पैसेज को क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इस ग्लॉटिस पे, ग्लॉटिस क्या है जिसके थ्रू आपका एयर जो है वो विंड पाइप में जाता है, ठीक है। तो इस ग्लॉटिस के ऊपर आपका एक फ्लैप लगा होता है, ठीक है, एक फ्लैप लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस का काम होता है फूड की एंट्री को प्रिवेंट करना, ठीक है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा जो ग्लॉटिस होता है वो इसी एपिग्लॉटिस से कवर अप होता है सो दैट जो फूड है वो इसमें एंटर नहीं कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर विंड पाइप में गलती से एंटर हो गया देन चोक हो सकता है आपका गला एंड आपकी इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फेरिंग्स लीड्स इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप थ्रू अ स्लिट कॉल्ड ग्लॉटिस। तो देखो अभी दिखाया था ना, इसको मैं फिर से साफ करके बना देती हूँ। ये देखो ये फेरिंग्स होता है, ठीक है, ये एक ओपनिंग के थ्रू फिर कनेक्ट होता है ट्रैकिया से, ठीक है। एंड इसी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है। इस ग्लॉटिस को एक फ्लैप कवर किया होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। एंड ग्लॉटिस से ही आपकी जो एयर होती है फिर वो कहाँ एंटर करती है, ट्रैकिया वाले रीजन में।
तो pharynx leads into trachea और windpipe through a slit called glottis, ठीक है। Now the trachea runs down the neck, अब ये trachea जो होता है वो neck से नीचे आपके thorax में enter करता है, ठीक है, and enters the thorax and divides into right and left bronchi, तो ये आपका right और लेफ्ट ब्रोंकाई में एंटर कर जाता है, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई की कुछ खास बात है, खास बात ये है कि ये जो ट्रैकिया है वो आपका लंग्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो ब्रोंकाई होते हैं वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ खास फीचर है ब्रोंकाई का। तो अब जो हम फर्दर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वो सारे लंग्स के अंदर हैं, जबकि इससे पहले के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके लंग्स में नहीं होते हैं। तो देखो द ब्रोंकाई विद इन लंग्स, देखो आ गया ना विद इन लंग्स। जब ट्रैकिया की बात करी तब लंग्स का जिक्र नहीं किया गया था क्योंकि लंग्स में वो नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन एज सून एज जैसे ही ट्रैकिया आपका दो पार्ट में डिवाइड करता है तो ये दोनों पार्ट ही आपके लंग्स के होते हैं, ठीक है, यानी कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो द ब्रोंकाई विद इन लंग्स फिर वो क्या करते हैं, फर्दर ब्रांच करते हैं, जैसे कि पेड़ों की फर्दर ब्रांचिंग होती है वैसे ही इस ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांचिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से ये पूरे लंग्स में फैले होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से होता है एंड ये जो आपके फर्दर ब्रांचेस होते हैं इसी को नाम दिया गया है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ब्रोंकाई जो है वो आपकी दो पार्ट हैं एंड इसके फर्दर ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स बोला गया है। नाउ इस ब्रोंक्यूल्स के टिप पे जिस तरीके से पेड़ों के टिप पे पत्तियां प्रेजेंट होती है, सिमिलरली इस ब्रोंकाई के टिप पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई। अच्छा, कितनी देखो खास बात है या फिर कहें रिजेम्बलेंस देखो, जिस तरीके से आपके ग्रीन लीव्स में स्टोमेटा होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, है ना, वो भी आपके ब्रांचेस के टिप्स पे प्रेजेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो एल्वियोलाई है वो भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह ही है एंड यहीं पर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। सोचो कितना रिजेम्बलेंस है प्लांट से, ठीक है। तो ये तो चलो आगे की बात हो गई। तो हम ये बोल रहे थे ये जो एल्वियोलाई होता है वो आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रोंक्यूल्स के टिप पे प्रेजेंट होता है। जितना भी ऑक्सीजन जो होता है वो आपका ब्रोंक्यूल लेके आता है वो सारा इस बलून के अंदर कलेक्ट होता है, इसके नहीं, मतलब जितने भी एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे उनमें वो कलेक्ट होता है एंड जितना भी हमारी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो रेस्पिरेशन में एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा ब्लड जो होता है इस बलून के अंदर डाल देती है एंड देन वहाँ पर फिर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। बलून से जो ऑक्सीजन है वो आपका ब्लड जो होती है वो सारी की सारी पूरे सेल्स तक पहुंचाती है बॉडी के एंड जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सारा का सारा आपका इस बलून से फिर वापस से इस ब्रोंक्यूल के अंदर एंड ब्रोंक्यूल से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नॉस्ट्रिल तक पहुंचकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यानी कि मेन जो साइट है आपकी गैसेस एक्सचेंज की वो आपकी एल्वियोलाई होती है, जिसको मैं अभी जब आगे एल्वियोलाई को फर्दर एक्सप्लेन करूंगी तब आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तो अभी आपको उसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस अभी आपको इतना ही समझना है कि एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो देखो ईच ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू मेनी थिन वॉल, बहुत ही पतली वॉल की होती है, इसका रीजन आपको बाद में बताऊंगी। बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई एंड ये एल्वियोलाई जो होते हैं देखो लिखा है ना गैसियस एक्सचेंज, दे प्रोवाइड अ सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो जितना भी ऑक्सीजन होता है वो इसी के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचता है एंड जितना भी CO2 जो होता है वो इसी के थ्रू फिर वापस से नॉस्ट्रिल के थ्रू एग्जिट कर जाता है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही O2 जो है इस एल्वियोलाई से आपकी पूरी बॉडी में जाएगा एंड ब्लड के थ्रू ही पूरा जो CO2 है वो इस एल्वियोलाई में पहुंचता है। तो ऑब्वियस ही बात है इसकी पूरी एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज भरी होंगी क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो देखो अब अगर हम ट्रेस करें ऑक्सीजन के पाथ को फ्रॉम द नॉस्ट्रल टू द एल्वियोलाई वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन जो होती है वो आपके नॉस्ट्रल में एंटर करती है, नॉस्ट्रल से वो फिर नेजल पैसेज में जाती है, नेजल पैसेज से फिर वो फेरिंग्स में जाती है एंड फेरिंग्स में भी आपका नेजोफेरिंग्स में जाती है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स से फिर वो एंटर करती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में एंड ब्रोंकाई से फिर कहाँ चली जाती है, ब्रोंक्यूल्स में एंड ब्रोंक्यूल्स से फिर फाइनली एल्वियोलाई में। देखो मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप एक्सपेंड कर लीजिएगा। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में स्ट्रेट जो होता है वो
ट्रेस करने को आ जाएगा कि ट्रेस द पाथ ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। तो लंग्स में आपका ऑक्सीजन किस तरह से जा रही है उसके पाथ को ट्रेस करने को आ जाएगा। तो आप यही बनाएंगे, ऑक्सीजन सबसे पहले नॉस्ट्रल में एंटर करती है, नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल एंड ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई। सिमिलरली CO2 जो होता है, अब उसका पैसेज अगर ट्रेस करना हो तो एल्वेलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नॉस्ट्रल एंड देन फिर आउटर एटमॉस्फेयर। तो देखो ऑक्सीजन का जो पाथ है वो है नॉस्ट्रल टू एल्वेलाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कोई पाथ पूछता है तो वो हो जाएगा एल्वेलाई टू नॉस्ट्रल, ठीक है। एंड इन सबको आप याद रख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक वो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का पाथ ट्रेस करना, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई में उसको समझेंगे, ठीक है।